दोस्तों, हर तरफ चर्चाएं हैं कि महेंद्रगढ़ में एक कार्यक्रम होने वाला है शहीदों को लेके। जो रेजांगला आपने भी सुना होगा, उस पे एक मूवी भी बनने वाली है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। जो लद्दाख लद्दाख में एक जगह है जो अपने एरिया से लगभग 16,000 फीट ऊपर बताई जाती है, जहां पर हमारे 120 सैनिकों की वजह से आज जो कह सकते हैं ले जो है वो अपने भारत में है। अगर वो 120 सैनिक अगर अपने बड़ों का बात मानते तो हो सकता है ले है वो चीन में होता। उनकी जो बहादुरी है उसके किस्से और वहां पर जाके लोग देखते हैं। मन करता है कि भाई क्या वो समय रहा होगा जब वो बर्फ के अंदर खड़े थे, जब उनके अंदर सांस नहीं थी लेकिन बुलेट थी, और बहुत से उन्होंने जज्बे के साथ आपके और हमारे बच्चों के लिए और पूरे देश के लिए शहादत दी और देश के अंदर रखा ले को। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। एक खास कार्यक्रम भी होने वाला है महेंद्रगढ़ में। रेजांगला जो माटी कलश यात्रा है वो भी पूरे देश में निकल रही है, जहां जहां से वो शहीद सैनिक थे। साथ ही अगर बात करें एक मूवी की 120 बहादुर, वो भी उन्हीं पर आधारित है, उस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्य करने वाले और पायलट जो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, यादव महासभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत सी उपाधियां इनके पास हैं। और हर सोशल काम में, जैसे ये रेजांगला कार्यक्रम है, इसमें सभी सोशल काम में एक्टिव रहते हैं हमारे रमेश राव पायलट जी। तो इनसे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम को लेके। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। इंडिया न्यूज 16 के सभी जो लाखों दर्शकों को मेरा अभिनंदन और नमस्कार। सर, जिस प्रकार से अभी सबसे पहले बात करते हैं जो कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में होने वाला है, जो लगभग आप बता रहे हैं कि 19 प्रदेशों में हुआ है, रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा। ये महेंद्रगढ़ में कब होगी, कहां कहां से गुजरेगी? ये यात्रा 13 अप्रैल 2025 को छपरा बिहार से शुरू हुई जी, और 19 प्रदेशों से होते हुए ये हमारे 2 नवंबर को महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। 2 नवंबर को। हाँ, और 2 नवंबर को हमारे यहाँ राव तुलाराम चौक पर एक विशाल पाल पैलेस में एक विशाल सभा, जो श्रद्धांजलि सभा होगी। हमारी जो युद्ध वीरांगनाएं हैं जी, वो उनके परिवार हैं जो महेंद्रगढ़ जिले के, और खासकर यहाँ महेंद्रगढ़ क्षेत्र के, पूरे महेंद्रगढ़ जिले में 16 हमारे शहीद हुए थे, जिसमें से 11 महेंद्रगढ़ क्षेत्र से थे, 5 नारनौल क्षेत्र से। तो 5 जो नारनौल, हम 3 तारीख को वहाँ नारनौल में उनका करेंगे, लेकिन 11 जो है उन परिवारों का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। और एक रेजांगला और अहीर धाम जहाँ से ये मिट्टी आई है उसकी एक प्रदर्शनी हम इसमें लगाएंगे। और फिर ये इस सभा के बाद ये राव तुलाराम जी को हम माल्यार्पण करके 2 तारीखों के लगभग कितने बजे पहुंचेंगे? कार्यक्रम कितने बजे? 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और फिर हम 12 बजे हम माल्यार्पण अमर शहीद राव तुलाराम को करके और बालाजी चौक, अपने परशुराम जी चौक, मशानी चौक होते हुए हम फिर जो हमारा रेजांगला चौक जो माजरा चुंगी है वहां तक एक बहुत बड़ा विशाल रहेगा। लेकिन उसके बाद भी ये कार्यक्रम मालडा तक ये यात्रा जाएगी कि वहाँ मालडा में भी एक शहीद हुआ, वहां भी एक सभा होगी। और फिर उसके बाद ये झूक में एक शहीद नमन सभा के साथ वहाँ इस कार्यक्रम का समापन 2 नवंबर के कार्यक्रम का समापन होगा। अच्छा सर, ये जैसे पैदल रहेगा कार्यक्रम या गाड़ियों में रहेगा? नहीं, ये हमारे पास सैकड़ों बाइकों के साथ जो युवा वो हमारे तिरंगा झंडा और हमारे महासभा के झंडे के साथ और सब चलेंगे। और जो कलश है वो एक रथ में चलेगा और उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियों का एक विशाल काफिला चलेगा। अच्छा, एक कलश की बात करें तो ये कलश शुरुआत कैसे हुई? कलश देखिए, अहीर धाम किसको कहते हैं जी? मैं तो ये कहता हूँ जैसे हमारे देश में 4 धाम, हिंदू धर्म में 4 धाम, लेकिन ये 5वां धाम भी। ये 4 धाम जो थे हमारे शंकराचार्यों ने एक उत्तर, एक पूर्व, एक पश्चिम और एक दक्षिण में बनाए थे जी। लेकिन ये जो सबसे ऊपर, जो बिल्कुल चीन की सीमा पर ये जो अहीर धाम है, ये हमारा 5वां धाम है। उतना ही पवित्र, फीट ऊपर बताया, 16,500 फीट पे, और ये उतना ही पवित्र धाम है। आज उसी धाम की वजह से आज हमारा पूरा जो लद्दाख है वो अगर हिंदुस्तान में है तो सिर्फ उस अहीर धाम की वजह से है। अब उस अहीर धाम का क्या मीनिंग है? उस अहीर धाम का मीनिंग ये है कि जो 124 चार्ली कंपनी के जो वीर अहीर थे जी, उन्होंने 3,500 चीनियों का मुकाबला करके 1,350 चीनियों को अपने से 10-10 गुना ज्यादा को मारकर उस पूरे लद्दाख क्षेत्र की रक्षा की थी और 114 ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और उनका जो सामूहिक
जो दाह संस्कार हुआ उन शहीदों का जिस जगह पर, उसी जगह का नाम भारत सरकार ने अहिर धाम रखा था। और उसी अहिर धाम से मैं हिंदुस्तान का पहला सिविलियन था। एक हमारी टोली थी जिसमें हमारे नरेश चौहान जी थे, कुछ हमारे और साथी, हम जो 2007 में पहली बार वहां पर गए और उन शहीदों की मिट्टी लेके आए थे। लेकिन पहले सिविलियन थे? पहले सिविलियन इसलिए थे कि वहां पर कोई अलाउड ही नहीं था। वहां की जो विषम और विकट परिस्थितियां हैं, कैसा हालात, उस समय कैसा हालात? उनमें आप जिंदा रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 25 से 40%। मैं अभी की बार जो ऑक्सीमीटर लेके गया था तो मैंने अपना लगाया तो मेरे को काफी वो हो रहा था, तो मैंने देखा 40 थी। हमने जब कोविड में जब हम भुगत रहे थे तो 90 के जो था, 90 में परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन वो हम सिलेंडर लगा रहे थे। तो वहां भी अभी था कि कभी सिलेंडर लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ी नहीं। और उसके बाद दूसरा ये जो है, वहाँ ऑक्सीजन के बाद जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में तो -40 डिग्री तक चला जाता है, गर्मियों में भी 0 से नीचे रहता है, बर्फ ही रहती है फिर तो बर्फ। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिसमें नॉर्मल इसलिए वहाँ नहीं कर सकता, इसलिए उस शहीद धाम पर कभी कोई जाना उस टाइम अलाउड नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थे और वहाँ आर्मी ही सिर्फ जा सकती थी। तो हम 2007 में जाने वाले, हमारा जो जत्था था वो पहला सिविलियन जत्था था और हम उस टाइम इंतजार में थे कब वहां पहुंचे। जी जी। और उस वक्त हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल इसी इलाके के थे, सतवीर सिंह, जो उसके इंचार्ज थे, उनकी वजह से वो संभव हो पाया था। और फिर हमने इंडिया गेट से उन शहीदों की यात्रा शुरू की थी। हम 110 शहीदों के गांव में उस यात्रा को लेकर गए थे। घर पहुंचे, हर गांव में, हर उस शहीद के। हम यहाँ भी मालडा, झूक, मांडोला, नांगल सरोई, खेड़की, बैरावास, हम इन सभी गांव, मांदी, सब गांव में, फिर राजस्थान के सभी गांव में हम गए थे ऐसे। अच्छा सर, बात करें, आप जैसे बता रहे -40 डिग्री, तो जब ये युद्ध हो रहा था, सिर्फ महज कुछ सैनिक हमारे थे और सामने बड़ी फौज थी। बताया जाता है कि जब ये लड़ाई हो रही थी, जब गोलियां लगी हमारे फौजियों को, तो वो एज इट इज उसी अवस्था में मिले थे। जी, 18 नवंबर को जब ये लड़ाई हो रही थी, उसी लड़ाई के दौरान स्नोफॉल हो गया जी। और जो हमारे जो शहीद हुए वो अपना मोर्चे पर बंदूक लेके वैसे गए, तो उनकी बॉडियां वहीं फ्रीज हो गई। और 21 नवंबर को सीज फायर हो गया, लेकिन वो बॉडियां सभी दब गई थी। तो 3 महीने बाद फरवरी 1963 में कुछ चरवाहे वहां गए, तो उन्होंने आके नीचे जो हमारी फौज के साथी उनको बताया कि आपके कुछ फौजी भाई वहां पर बंदूक लेके बैठे हैं। तो वो जब वो लोग जाकर देखे तो वो एज इट इज उनकी बॉडियां उन पर, और उनकी एक एक बॉडी पर 40-40, 50-50 गोलियां लगी हुई थी। मतलब बहुत कुछ सहन किया उन्होंने हमारे लिए। और उन सब का फिर वहां पर बॉडियां इकट्ठी होकर उनका सबका सामूहिक दाह संस्कार हुआ और उसका नाम अहिर धाम पड़ा। अच्छा सर, इन 120 सैनिकों को लेके बताया जाता है कि एक मूवी आ रही है जो 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम 120 बहादुर है। एक मामला चल रहा था कि भाई इन 120 बहादुर मूवी का नाम 120 वीर अहिर किया जाए, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, 120 कोई भी फिल्म निर्माता है वो कोई नाम रखे तो उस फिल्म की जो स्टोरी है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। और ये तो एक ऐसा है जो विश्व के सैनिक इतिहास का वो सबसे बड़ा गोल्डन चैप्टर, सुनहरी पन्ना है जी। और जब उसके ऊपर एक ऐसी फिल्म बन रही है तो उन सभी शहीदों को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए। 120 वीर अहिर अगर वो लिखें तो पूरी दुनिया को पता लगे कि ये सब 120 वीर अहिरों की वजह से ही आज वो लद्दाख हमारे हिंदुस्तान में है, नहीं तो चीन में होता। अभी इन्हीं बहादुरी पर भारत सरकार ने उस वक्त इन 100 जो हमारी चार्ली कंपनी के बहादुरों को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अहिर, सूरवीरों में अति सूरवीर वीर अहिर का खिताब भारत सरकार ने दिया। 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल जरूर मिले, लेकिन बड़े बड़े जर्नलों ने, बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा कि 124 के 24 परमवीर चक्र के हलायक थे। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे को परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। इसलिए ये जो मूवी है इसका नाम 120 वीर अहिर होना ही चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि वीर अहिरों का, शौर्य का इतना बड़ा इतिहास है, चाहे वो बड़गांव के 70 वीर अहिर थे जिन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया, चाहे वो हाजी पीर में वीर अहिर थे जिन्होंने हाजी पीर को जीत के लाए पाकिस्तान से, चाहे वो जैसलमेर में पाकिस्तान को हराने वाले वो वीर अहिर थे, चाहे वो नाथुला में चीन को दोबारा पीटने वाले 1967 में वीर अहिर थे, चाहे वो जो हमारी
कारगिल की जो लड़ाई हुई उसमें 527 शहीद हुए टोटल, और उसमें 137 जो थे वो वीर हीर थे। 137 वीर हीर, वो कारगिल पर भी फिल्म होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इन वीर हीरों का शौर्य की इतिहास पर 10-10 फिल्में, क्योंकि ये कोई वीर हीर कोई हीर कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ते, ये हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लड़ते हैं। इन अपनी देशभक्ति का इतना जज्बा है, शौर्य का इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है, और बहादुरी कुर्बानी उनकी रग रग में भाग। इतना बड़ा इतिहास है, इतनी लोगों ने अपनी शहादत दी देश के लिए, लेकिन फिर भी लड़ना पड़ रहा है कि भाई अहीर रेजिमेंट बनाओ। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस कौम ने आजादी से पहले एक विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, 4 मिलिट्री क्रॉस, और आजादी के बाद एक परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 31 वीर चक्र, और न जाने कितने शौर्य चक्र और सेना मेडल और अन्य मेडल हासिल किए, वो आज कौम हिंदुस्तान की सत्ता से रेजिमेंट मांग रही है। तो ये उस सत्ता का, इस देश का दुर्भाग्य है, इस कौम का नहीं। इस कौम का तो जज्बे में, इस देशभक्ति में कभी कमी नहीं आनी थी। बेशक हम दूसरी रेजिमेंट के नाम से लड़ते रहे, लेकिन सबसे आगे दादा किशन की जय के नारे साथ हमेशा आगे देश के लिए लड़े हैं। 2 तारीख को कार्यक्रम है, उसके लिए युवाओं को क्या कहेंगे, किस प्रकार से भागीदारी दिखाएं? मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि ये रेजांगला की आप शहादत माटी कलश यात्रा में उन शहीदों को नमन करने के लिए आए, उन प्रदर्शनी को देखें। आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ के वीर हीरो ने, हमारे वीर शहीदों ने इस इलाके के लिए कितनी, इस हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। और वो जज्बा आप अपनी नई को, इस जनरेशन में, नई पीढ़ी में भी पैदा हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य भी है इसमें। और हमारे सब में एक नई जागृति पैदा हो देशभक्ति का, इन कुर्बानी का, इन शहीदों को नमन करने का। इन्हीं बहुत सारे इन चीजों के साथ ये हमारी यात्रा फिर का कभी इंटरव्यू करेंगे लंबा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि 2 तारीख को पाल पैलेस राव तुलाराम में चौक पर आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसा दोस्तों आपने देखा, राव रमेश जी पायलट ने बताया कि 11 बजे जो पाल पैलेस आपका है वहां पे आप पहुंचें और शहीदों को नमन करें, कलश यात्रा के दर्शन करें और उस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि 1962 भारत चीन यात्रा एक बहुत बड़ा जो एरिया था, 120 जो हमारे बलिदानी जो सैनिक थे उनकी वजह से आज हिंदुस्तान में है, नहीं तो शायद चाइना में होता। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, हर युवा तक पहुंचे और वो सभी 2 तारीख को इस कार्यक्रम में पहुंचे और शहीदों के प्रति हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। और ये जो कार्यक्रम आप देखेंगे, ये पूरा पोस्टर आप देखेंगे आपके सामने है। 2 तारीख को पहुंचे और जो मूवी की बातें हैं, इस प्रकार के बहुत से इंटरव्यू रेजांगला के बारे में अब आपको दिखाएंगे, पूरी सीरीज, और बहुत से लोगों से बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से हमारे जो जाबाज सिपाही थे उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिए। वीडियो शेयर करें और देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।